नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ज्ञानव्यापी में शिवलिंग है यह फव्वारा, 30 मई को देश के सामने आएगा सच, जारी होगा इसका वीडियो। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राहुल गांधी ने जवाहरलाल नेहरू के समय बने संस्थाओं के नाम गिनाकर भाजपा को घेरा। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कमलनाथ ने जताई पंचायत चुनाव में खरीद फरोख्त की आशंका और बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि मादक पदार्थों का प्रवेश द्वार बना गुजरात, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की चुप्पी पर कांग्रेस ने खड़े किए सवाल। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि ट्रेनिंग लेने के बाद भाजपा का मुकाबला करेगी कांग्रेस की सोशल आर्मी, कल से कैंप की शुरुआत। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के चुनाव में भाजपा का विरोध करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जो कि उत्तर प्रदेश से आ रही है। ज्ञानव्यापी में शिवलिंग है यह फव्वारा, 30 मई को देश के सामने आ जाएगा सच, जारी होगा वीडियो। जी हां दोस्तों, वाराणसी जिला कोर्ट ने ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे के वीडियो को जारी करने का आदेश जारी कर दिया है। मस्जिद के अंदर फव्वारा है यह शिवलिंग, इसका सच 30 मई को देश के सामने आ जाएगा। कोर्ट इसी दिन सर्वे का वीडियो और फोटोग्राफ जारी करेगी। इसी के साथ आपको बता दें कि इससे पहले ज्ञानव्यापी मस्जिद की देखरेख करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने जिला जज की अदालत में एक और प्रार्थना पत्र दिया था और इस पत्र में मांग की गई कि ज्ञानव्यापी मस्जिद में कमीशन ने जो सर्वे किया है उसे वीडियो और फोटो सार्वजनिक उसके ना किए जाएं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी ने जवाहरलाल नेहरू के समय बनाई संस्थाओं के नाम गिनाकर बीजेपी को घेरा और क्या कुछ कहा आपको बता दें। दोस्तों, यहां पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर शुक्रवार को कहा कि वो लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने वाले व्यक्ति थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने गत 8 वर्षों में संस्थाओं को ध्वस्त करके लोकतंत्र को कमजोर किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि आईआईटी, आईआईएम, एलआईसी, भेल, एनआईडी, बार्क, एम्स, इसरो, सेल जैसी कई सारी संस्थाएं नेहरू जी की संस्था निर्माता थे इनके, और उन्होंने हमारे लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत किया। राहुल गांधी ने इस दौरान दावा किया कि पिछले 8 वर्षों में भाजपा ने संस्थाओं को ध्वस्त करके लोकतंत्र को कमजोर कर दिया है। भारत को अब भारत जोड़ो की सबसे ज्यादा जरूरत है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि मध्य प्रदेश चुनाव से जुड़ी आ रही है। कमलनाथ ने जताई पंचायत चुनाव में खरीद फरोख्त की आशंका, बीजेपी पर लगाया ये बड़ा आरोप। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव का ऐलान होते ही आरोप शुरू हो गया है। पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पंचायत चुनाव में खरीद फरोख्त की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए सारे हथकंडे अपना सकती है, चुनाव में जन धन बल दुरुपयोग हो सकता है। और मध्य प्रदेश में होने वाले पंचायत निकाय चुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने इस चुनाव में भी खरीद फरोख्त की आशंका जाहिर की है। पूर्व सीएम कमलनाथ जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर भोपाल में उनकी मूर्ति पर नमन करने आए थे और उनके साथ पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह भी थे। उस दौरान उन्होंने खास बातचीत में ये बात कही। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मादक पदार्थों का प्रवेश द्वार बना गुजरात, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की चुप्पी पर कांग्रेस ने खड़े किए कई सवाल। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने गुजरात के मुद्रा बंदरगाह के निकट एक कंटेनर से 56 किलो मादक पदार्थ की बरामदगी को लेकर शुक्रवार को दावा किया कि गुजरात अब मादक पदार्थों का प्रवेश द्वार यानी कि गेटवे ऑफ ड्रग्स बन गया है। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इस विषय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की चुप्पी को लेकर भी सवाल किया और कहा कि दोनों शीर्ष नेताओं को अपने गृह प्रदेश की इस स्थिति के बारे में जवाब देना चाहिए। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि गुजरात के तट से जुलाई 2017 में पहली बार मादक पदार्थ की बरामदगी की रिपोर्ट आई। जनवरी 2020 में गुजरात में 175 करोड़ रुपए के ड्रग्स पकड़े गए। सितंबर 2021 में 3 टन हेरोइन बरामद की गई और ये सूची अभी बहुत लंबी है। अभी बृहस्पतिवार को 56 किलोग्राम मादक पदार्थ पकड़ा गया। खेड़ा ने दावा किया कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 1,75,000 करोड़ रुपए के ड्रग्स आए और नहीं पकड़े गए, यानी 25 टन मादक पदार्थ बाजार में फैल गया। आप इस स्थिति की कल्पना कर सकते हैं। उन्होंने सवाल किया कि सरकार ने घोषणा की थी कि ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से कोई मादक पदार्थ नहीं आने दिया जाएगा, तो फिर बृहस्पतिवार को बरामद किया गया मादक पदार्थ कैसे आया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ट्रेनिंग लेकर भाजपा का मुकाबला करेगी कांग्रेस की सोशल मीडिया आर्मी और कैंपेन की
हो चुकी है शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, भाजपा और उसके सहयोगियों को पछाड़ने की कोशिश में कांग्रेस ने पार्टी की विचारधारा का प्रचार करने के लिए अपने सोशल मीडिया को मजबूत करने का फैसला लिया है और इसी उद्देश्य से प्रदेश कांग्रेस सोशल मीडिया टीम 28 मई से यहां नागपुर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सोशल मीडिया शिविर का आयोजन कर रहा है। 2 दिवसीय राष्ट्रीय शिविर के बारे में जानकारी देते हुए MPCC महासचिव और राज्य सोशल मीडिया सेल के प्रमुख विशाल मुत्तेमवार ने कहा कि शिविर में पहले दिन स्थानीय विधायक, सोशल मीडिया सेल के राज्य पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस के जयपुर चिंतन शिविर के कुछ हफ्ते बाद नागपुर में शिविर का आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सपा कार्यालय में विधायकों की आपात बैठक, अखिलेश यादव भी बैठक में मौजूद। जी हाँ दोस्तों, सपा कार्यालय में विधायकों की आपात बैठक हो रही है। बैठक में लगभग सभी विधायक पहुंचे हैं। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी बैठक में मौजूद बताए जा रहे हैं। कार्यालय के बाहर विधायकों की गाड़ियों का जमावड़ा भी लग गया है। अचानक बुलाई गई इस बैठक का उद्देश्य अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में तमाम तरह की अटकलें शुरू हो गई हैं। वहीं कुछ दिन पहले ही सपा ने बड़ा दाव चलते हुए RLD प्रमुख जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजने का फैसला किया था। नाम डिंपल यादव का चल रहा था, बात भी फाइनल हो गई थी, लेकिन ऐन वक्त पर तमाम समीकरणों को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी का नाम आगे कर दिया। ऐसे में सपा की तरफ से कपिल सिब्बल, जयंत चौधरी और जावेद अली के नाम पर मोहर लग गई और ऐसा माना गया कि समाजवादी पार्टी वर्तमान परिस्थितियों के साथ साथ 2024 के चुनावों को साधना चाहती है। शिवपाल यादव की नाराजगी के बाद तमाम तरह की संभावनाओं को खारिज करने के लिए जयंत चौधरी के नाम का ऐलान कर दिया गया, जिससे गठबंधन पर भी असर न पड़े और बीजेपी को भी कोई खेल करने का मौका न मिले। वैसे बुधवार को चुनाव आयोग की तरफ से 3 लोकसभा और 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान भी कर दिया गया है। इसमें यूपी की रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। 23 जून को वोटिंग होगी और 26 जून को नतीजे घोषित किए जाएंगे। कहा जा रहा है कि उपचुनाव को लेकर भी अखिलेश यादव आपात बैठक में चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 3 सालों में 2000 रुपए वाले 2,44,000 करोड़ के नोट बाजार से गायब, RBI ने दी सफाई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश में 2000 रुपए के नोट के सर्कुलेशन में भारी कमी आई है। RBI ने साल 2021-22 के लिए अपना सालाना रिपोर्ट जारी किया है, जिसमें RBI ने कहा है कि 2020-21 में कुल करेंसी सर्कुलेशन में 2000 रुपए को नोटों की हिस्सेदारी 17.3% थी, जो घटकर 13.8% रह गई है। RBI की रिपोर्ट के मुताबिक 2019-20 में ये 5,47,952 रुपए वैल्यू के 273.98 करोड़ 2000 रुपए के नोट की संख्या सर्कुलेशन में थी, जिसकी कुल नोटों की सर्कुलेशन 22.6% हिस्सेदारी थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर कांग्रेस ने दिया न्योता। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर बयानबाजी करने वाली पूर्व CM उमा भारती को अनोखा न्योता दिया गया है। उन्हें उनकी ही पार्टी के CM के खिलाफ लेटर भेजने के दौरान शामिल होने के लिए कहा गया है और ये थोड़ा सुनने में अजीब लग सकता है, मगर इंदौर में कांग्रेस ने उमा भारती को ये न्योता दिया है। बिहार, गुजरात की तरह मध्य प्रदेश में भी शराबबंदी को लेकर लगातार पूर्व CM उमा भारती अपनी सरकार को बार बार चुनौती दे रही हैं। कहीं वो खुलेआम शराब दुकान पर पत्थर फेंकती तो कहीं विरोध प्रदर्शन करती हैं। इसके चलते मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया पैनलिस्ट एवं एडवोकेट प्रमोद द्विवेदी ने पूर्व CM की भावना को देखते हुए उन्हें इंदौर जिले में आने का न्योता दिया। एडवोकेट प्रमोद द्विवेदी ने लेटर भी लिखा है कि पूर्व CM उमा भारती इंदौर आकर जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर शिवराज सरकार को आगामी सोमवार को भेजे जाने वाली चिट्ठियां संभागायुक्त को शराबबंदी के मामले में सौंपे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजस्थान में अशोक गहलोत का बीजेपी पर वार, बोले सोशल मीडिया के जरिए की गई नेहरू के खिलाफ निम्न स्तरीय बातें। जी दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए बड़ा आरोप लगाया। CM गहलोत ने शुक्रवार को कहा कि सोशल मीडिया पूर्व PM राजीव गांधी लेकर आए थे। उन्होंने कहा कि आज जवाहरलाल नेहरू के बारे में जो निम्न स्तरीय बातें सोशल मीडिया के जरिए की गई हैं, आप सोच सकते हैं कि ये नई पीढ़ी को क्या प्रेरणा देगी। बीजेपी पर निशाना साधते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि करोड़ों रुपए खर्च करके सोशल मीडिया पर इस प्रकार की हरकतें होती हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पूरे देश में टीमें बैठी हुई हैं, हम भी पोस्ट करते हैं तो ऐसे कमेंट आते हैं कि उन्हें पढ़कर भी हम क्या करें। अशोक गहलोत ने कहा कि राजनीति और विचारधारा के आधार पर आप अटैक करें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप व्यक्तिगत जीवन पर टिप्पणियां करोगे तो ये किसी भी पार्टी को
शोभा नहीं देता। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बेरोजगारी तक कांग्रेस ने बताए बीजेपी सरकार के 8 साल के छल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के 8 साल पूरे हो गए हैं और इस मौके पर जहां बीजेपी 8 सालों में अपने काम की उपलब्धियां गिना रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस ने केंद्र की बीजेपी सरकार के 8 साल पूरा होने पर इसे 8 छल बताया है। कांग्रेस ने महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था को लेकर एनडीए सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता अजय माकन, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों, अर्थव्यवस्था को बेहाल करने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी सरकार आंकड़ों में हेरा फेरी करती है। भाजपा है तो महंगाई है, अपने फायदा के लिए टैक्स बढ़ाकर आप जनता की जेब पर डाका डाल रहे हैं। देश को बेरोजगारी और अनपढ़ता के अंधकार में झोंका गया। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बताती है कि हम बहुत पीछे छूट गए हैं। देश में इस वक्त 48 करोड़ बेरोजगार हैं, 42 लाख सरकारी रिक्त पदें हैं, अर्थव्यवस्था बेहाल हो चुकी है, जीडीपी बेहाल, रुपए में गिरावट आ रही है। जितना हमने 66 साल में कर्ज नहीं लिया उतना 8 साल में ले लिया गया। बैंक घोटाले हो रहे हैं, पीएसयू सेल पे है, बिजली उत्पादन सेल पे है, 25 एयरपोर्ट बेच दिए गए और सभी सरकारी संस्थाओं को बेचा जा रहा है। इसी के साथ बीजेपी ने किसानों की आमदनी को दुगना करने का ऐलान किया था, लेकिन आमदनी तो दुगनी नहीं हुई, लेकिन दर्द 100 गुना हो गया। कांग्रेस के मुताबिक बीजेपी ने कोई विकास नहीं किया, ना ही इनका विकास से नाता है, इन्हें सिर्फ दंगा फैलाना आता है। कांग्रेस के मुताबिक 8 साल में 3400 धार्मिक दंगे हुए हैं। बीजेपी ने पिछड़ों को पीछे छोड़ दिया, सरकारों ने SC ST OBC से नाता तोड़ लिया। कांग्रेस ने बॉर्डर और चीन का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सरकार में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर आंच आ गई है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी शौर्य के नाम पर वोट मांग रही है, लेकिन सेना के हितों पर चोट की जा रही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। बीजेपी पर हमलावर हुए गोविंद सिंह डोटासरा, कहा 2024 में केंद्र से उखाड़ फेंकेगी कांग्रेस। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी कार्यकर्ता उड़ाते हैं संविधान की धज्जियां, हिटलर के पद चिन्हों पर सरकार, नेता प्रतिपक्ष ने लगाया ये आरोप। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण लगभग पूरा हो चुका है। ज्यादातर जिलों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आरक्षण सूची तैयार कर जारी की जा चुकी है और इनमें कई स्थानों पर ओबीसी वर्ग में असंतुष्टि नजर आई है। और इस बीच नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने शिवराज सरकार पर ओबीसी के अधिकारों का हनन करने का आरोप लगा दिया। ग्वालियर में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि शिवराज सरकार ने पिछड़े वर्ग के लोगों का अधिकारों का हनन किया है और आरक्षण पद्धति से ग्राम सरपंच से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष तक के 3 से 4 हजार सीटें प्रभावित हुई हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस 2022 में जीत के लिए एक बार फिर से दोहरा रही है खाम थ्योरी, जानिए क्या है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात चुनाव को अब मुश्किल से 6 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में कांग्रेस 2017 के चुनाव में पाटीदारों के भरोसे पर बीजेपी को 99 सीटों पर ही रोकने में कामयाब रही थी। वहीं कांग्रेस अब 2022 में जीत का लक्ष्य रखते हुए एक बार फिर अपनी ओबीसी वोट बैंक पर राजनीति करने जा रही है। 2017 में जिस पाटीदार आंदोलन के भरोसे पर कांग्रेस ने 79 सीट हासिल की थी, उससे अलग कांग्रेस अब अपनी पारंपरिक राजनीति करने जा रही है। कांग्रेस ने 80 के दशक में इस्तेमाल की गई खाम थ्योरी को एक बार फिर चुनावी मैदान में लाना शुरू कर दिया है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि खाम यानी क्षत्रिय, दलित, आदिवासी और मुस्लिम वोट बैंक को एक तरफ जोड़ दिया जाता है, तब सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं। वहीं कांग्रेस अब अपने परंपरागत वोट को वापस हासिल करने की कोशिश कर रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि मोदी सरकार के 8 साल, सचिन पायलट ने गिनाई असफलताएं। पायलट बोले 8 साल का कार्यकाल विश्वासघात का प्रतिबिंब। जी हाँ दोस्तों, केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के 8 साल पूरा होने पर राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने बीजेपी शासन की मुख्य असफलताएं गिनाई। पायलट ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए बीजेपी को घेरा है। पायलट ने ट्वीट कर लिखा कि केंद्र सरकार का 8 साल का कार्यकाल कुशासन, अनीति और विश्वासघात का प्रतिबिंब है। लोकतांत्रिक मूल्यों का दमन, किसानों पर अत्याचार, बदहाल अर्थव्यवस्था, महंगाई व बेरोजगारी भाजपा शासन की मुख्य असफलताएं हैं। उल्लेखनीय है कि 8 साल पूरा होने पर बीजेपी अपने काम की उपलब्धियां बीजेपी ने गिनाई है, जबकि कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के 8 साल पूरा होने पर 8 छल इसको बताया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कर्नाटक में फिर गहराया हिजाब विवाद, धरने पर बैठे यूनिवर्सिटी और कॉलेज के छात्र। जी हाँ दोस्तों,
आपको बता दें कि कर्नाटक में हिजाब विवाद एक बार फिर छिड़ गया है। बेंगलुरु के यूनिवर्सिटी कॉलेज में हिजाब नियम लागू न करने के लिए एबीवीपी के छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि कर्नाटक के सभी कॉलेजों में हिजाब पहनने की अनुमति नहीं है, लेकिन वो कॉलेज में छात्राएं हिजाब पहन रही हैं। एबीवीपी ने मांग की है कि अगर कॉलेज में हिजाब पहनने की अनुमति दी जाती है तो उन्हें भी भगवा शाल पहनने की अनुमति दी जाए। अपनी मांगों को लेकर छात्र धरने पर बैठ गए हैं। कर्नाटक में हिजाब पहनने पर विवाद की शुरुआत उडुपी जिले के सरकारी पीयू कॉलेज में मुस्लिम समुदाय की 6 छात्राओं को हिजाब पहनने पर कक्षाओं में प्रवेश न करने देने से हुआ था। इसके चलते हिजाब पहनने वाली छात्राओं को ऑनलाइन क्लास का विकल्प अपनाने को कहा गया था। छात्राओं ने कॉलेज के फैसले को मानने से इनकार कर दिया और हाईकोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एमपी से बड़ी खबर, चुनाव में इन पर दाव लगाएगी कांग्रेस और इन मुद्दों पर लड़ेगी पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव। जी हाँ दोस्तों, पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने अब अपने पत्ते खोलना शुरू कर दिया है। कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि चुनाव का परिणाम भले ही कुछ भी हो, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा युवाओं को टिकट देगी। उन्होंने कहा कि अब टिकट मांगने के लिए लोगों को भोपाल और दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों की बदहाली और गेहूं के निर्यात पर लगी पाबंदी को चुनावी मुद्दा बनाएगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी बजट पर अखिलेश का बयान, बोले विकास सिर्फ आंकड़ों में, युवाओं के लिए कुछ नहीं। मायावती बोली घिसा पिटा बजट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि योगी सरकार 2.0 ने गुरुवार को अपना पहला बजट पेश किया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में विकास सिर्फ आंकड़ों में ही दिख रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि युवा बेरोजगार है। भाजपा सरकार में जनता महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है। युवाओं के पास रोजगार नहीं है। बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह बर्बाद कर दी गई है। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने वादा किया था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। विकास सिर्फ आंकड़ों में दिख रहा है। वहीं मायावती ने घिसा पिटा बजट इसे करार दिया और उन्होंने ट्वीट किया कि यूपी सरकार का बजट प्रथम दृष्टया वही घिसा पिटा व अविश्वसनीय बजट है और ये जनहित एवं जन कल्याण में भी, खासकर प्रदेश में छाई हुई गरीबी, बेरोजगारी व गड्ढा युक्त बदहाल स्थिति के मामले में अंधे कुएं जैसा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में कार्यक्रम के दौरान टूटा मंच, बाल बाल बचे उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, जेडीयू के बाल अध्यक्ष का पैर टूट गया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जिले के मटिहानी थाना क्षेत्र के गांव में गुरुवार की सुबह आयोजित कार्यक्रम में अचानक मंच टूट गया। इस हादसे में बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद बाल बाल बच गए। हालांकि घटना में जेडीयू के जिला अध्यक्ष रुदल राय का पैर टूट गया है, उन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि पश्चिम बंगाल से आ रही है। ममता बनर्जी का बड़ा फैसला, गवर्नर की जगह अब सीएम होंगी स्टेट यूनिवर्सिटी की चांसलर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच एक बार फिर से ठन सकती है। दरअसल बंगाल कैबिनेट ने फैसला लिया है कि अब राज्य संचालित यूनिवर्सिटी की चांसलर मुख्यमंत्री होंगी, न कि राज्यपाल। इससे संबंधित बिल को जल्द ही विधानसभा में पेश किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री ब्रात बसु ने बैठक के बाद कहा कि मुख्यमंत्री को राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति बनाने वाले विधेयक को बंगाल मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी। कांग्रेस का मिशन 2023, बीजेपी को घेरने के लिए 2 बड़े प्लान तैयार, कमलनाथ ने अरुण यादव को सौंपी कमान। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी रणनीति को धार देना तेज कर दिया है। विधानसभा वार पार्टी सोशल मैपिंग की तैयारी में है और पार्टी सभी 230 सीटों के सामाजिक और जातिगत समीकरणों की मैपिंग करने की तैयारी में है। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कांग्रेस नेता अरुण यादव को जिम्मेदारी दी है। अरुण यादव ओबीसी के साथ एससी, एसटी और सामान्य वोटरों की सोशल मैपिंग तैयार करेंगे। कांग्रेस इस बार चुनाव से पहले सोशल मैपिंग का खाका तैयार कर उम्मीदवार चयन करेगी और सिर्फ सोशल मैपिंग ही नहीं बल्कि बीजेपी को घेरने के लिए कांग्रेस ने आरोप पत्र बनाना शुरू कर दिया है। बीजेपी सरकार के मंत्रियों और उनके विभागों से जुड़े मामलों को खंगाला जा रहा है और इसके जरिए कांग्रेस चुनाव से ठीक पहले आरोप पत्र जारी
जारी कर बीजेपी को कटघरे में खड़ा करेगी। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस 2023 के चुनाव के लिए हर उस रणनीति पर काम कर रही है जो बीजेपी को घेरने में सफल हो सके। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर साधा निशाना, किसानों को गुमराह करने का लगाया आरोप। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक बार फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ऐप की लॉन्चिंग के दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अक्सर चुनाव के समय किसानों की याद आती है और वो कर्ज माफी की बात करने लगते हैं। कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी की पुरानी आदत है कि मुद्दों से भटकाना और लोगों को गुमराह करना। कमलनाथ ने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री रहते हुए प्रदेश के लाखों किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ किया था। यहां बता दें कि कमलनाथ निकाय और पंचायत चुनाव के पहले छिंदवाड़ा के 3 दिवसीय दौरे पर हैं और वो विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं और कांग्रेस संगठन की नब्ज भी टटोल रहे हैं। कमलनाथ ने मंगलवार दोपहर को होटल करण में कांग्रेस के विधायक, पूर्व विधायकों, क्षेत्रीय अध्यक्ष, मंडल प्रभारी और तमाम अनुषंगिक संगठनों के पदाधिकारियों की विशेष बैठक की ली। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।